मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। यह आईटी पार्क 46 करोड़ रुपयों की लागत से 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसमें 30 आईटी कंपनियां आएंगी और करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में आईटी सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल है। प्रदेश में 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है और हर साल 50,000 युवा इंजीनियरिंग करते हैं। उनके भविष्य के लिए आईटी को प्रोत्साहित करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में यह पहला चरण है और 3 महीने बाद अगला चरण होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने आईटी के क्षेत्र में आकर्षक पॉलिसी बनाई है, जिससे उज्जैन में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य संत उमेश नाथ महाराज, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक सतीश मालवी, निगम अध्यक्ष कलावती यादव और जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। आईटी पार्क के निर्माण से उज्जैन में आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह आईटी पार्क उज्जैन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ओम भद्रं कारयेम शरणुयाम देवा भद्रं पर्व के माध्यम से हम 15 दिन तक लगातार अलग अलग सेक्टर के सरकार के 1 साल की उपलब्धि के साथ साथ नवाचार करते हुए नए कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण, ऐसे कई सिलसिले को जारी रख रहे हैं। आज उज्जैन में आईटी पार्क का भूमि पूजन किया गया। इसके पहले चेतना खेल मेले के लिए रतलाम से मैं लौट करके आया हूँ। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आईटी के सेक्टर में मध्य प्रदेश का जो एक माहौल बना है, पूरे देश के अंदर आईटी बड़ी संभावना का क्षेत्र है। जब 300 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास है, 50,000 से ज़्यादा युवा हर साल हमारे आईटी से निकलते हैं। ऐसे में इनके भविष्य के लिए आईटी को प्रोत्साहन देना ये समय की मांग भी है और मध्य प्रदेश की सबसे आकर्षक पॉलिसी आईटी की बनी है, जिसमें पर्याप्त रूप से लोग निवेश करके इस सेक्टर से अपने बिजनेस को भी बढ़ाते हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। मेरी अपनी ओर से आईटी पार्क के इस भूमि पूजन के साथ जब मैंने बताया कि 1,23,000 की बनने वाली बिल्डिंग की सारी बुकिंग हो गई, तो अगले चरण की दृष्टि से भी हमने कहा है कि अगला चरण भी 3 माह बाद नया प्रारंभ किया जाएगा, ताकि यहाँ जिस प्रकार की भी डिमांड है, प्रत्येक युवा को जिसको भविष्य में रोज़गार चाहिए उसको अपने नज़दीक में, इसीलिए हमने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा प्रत्येक स्थान पर आईटी को प्रोत्साहन देते हुए आईटी पार्क बनाने का निर्णय किया है। मुझे संतोष है कि इसका समाज में सकारात्मक और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को इंदौर और स्थित अंजुश्री होटल में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 में शामिल हुए। इस दौरान मालवा सहित पूरे मध्य प्रदेश से आए युवा बिजनेसमैन से मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत युवा उद्यमियों के परिश्रम से विश्व के पटल पर एक अलग पहचान बना रहा है। विश्व में हमारे देश में सबसे अधिक युवा शक्ति है। युवाओं के हाथों में आने वाले समय की बागडोर है। हमारे देश के युवाओं के भविष्य की तरफ बढ़ते हुए कदम देश को विकास के पथ पर तेज गति से आगे ले जा रहे हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। निवेश और स्टार्टअप को सरकार के द्वारा लगातार प्रोत्साहन देकर मदद की जा रही है। हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न उद्यमियों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक सतीश मालवी, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, विवेक जोशी, प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, चंद्रमौली शुक्ला, आयोजक दिलीप परियाणी, आकाश माहेश्वरी, हर्ष गुप्ता सहित पूरे देश से आए उद्योगपति आदि उपस्थित थे। युवाओं के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और इसे वर्तमान के युग में कितनी जगह रास्ते निकल रहे हैं, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में हमारे अपनी युवा उद्यमिता के आधार पर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है और इसी के कारण से कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था की बीतों दशकों में कौन सी स्थिति थी, लेकिन 2014 के बाद 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में 5वीं अर्थव्यवस्था में आए। और हमने पीछे किनको किया है? इंग्लैंड को, जो 250 साल तक हमारे पे राज करते रहे हैं, लेकिन हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमने अगर उनको पीछे छोड़ा है तो भविष्य की तरफ पुनः लक्ष्य तय किया है। तो यंग एंटरप्रेन्योर फोरम द्वारा आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 का आज ये तीसरा
सत्र, तीसरा सीज़न आज यहाँ आयोजन 2 दिवसीय किया जा रहा है। फोरम का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि उद्यम को बढ़ावा दिया जाए, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो किसी भी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से हम जो एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश हो चुके हैं वो किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इस उद्देश्य से ये आयोजन किया जाता है। और हमारा, जैसे मैंने बताया, तीसरा आयोजन है, तो इस बार हमें लगभग 1200 से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं, जो कि पिछली 2 समिट से दुगुने हैं। तो इस प्रकार ये आयोजन यहाँ हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों की जानकारी में देना चाहूँगा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम उज्जैन के तत्वावधान में एक वार्षिक हमने इवेंट चालू किया था, यंग एंटरप्रेन्योर्स समिट, जिसका पहला संस्करण हुआ था श्री गंगा होटल में, जिसमें 120 लोग थे, जिसमें हमने सब लोगों को, अपने अपने मित्र परिचितों को फ़ोन कर करके बुलाया था। दूसरा इवेंट हुआ, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन से इवेंट रखा था, वो फुल कैपेसिटी में रहा, जिसमें 350 लोग थे। उसका भी प्रारूप 1 दिवसीय और छोटा था। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें 1500 पेड रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और ये कार्यक्रम के 2 दिन पहले हमको रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ेगा। तो एक उन्माद दिखा है व्यापार के जगत के तरफ आगे बढ़ने का सभी लोगों को के अंदर, पूरे उज्जैन में, आसपास संभाग में। हमने इसकी पिचिंग भी मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास संभाग के और हिस्सों में भी की थी। सब जगह से रजिस्ट्रेशन है। बहुत ही व्यापक माहौल है, बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण के साथ सब लोगों ने यहाँ अटेंड किया है। और ऐसा जानने में आता है कि जो हम 20 साल पहले सुनते थे कि श्री सिंथेटिक्स बंद हो गई, विनोद विमल मिल बंद हो गई, अब जो हम सुन रहे हैं अमूल आ गई, पेप्सिको आ गई, ऐसी खबरें और रोज़ दिन ब दिन आती रहेगी। ईसाई समाज ने क्रिसमस के अवसर पर एक जुलूस निकाला, जिसमें कैथोलिक चर्च और मसीही चर्च के समाजजन सम्मिलित रूप से शामिल हुए। जुलूस का नेतृत्व बिशप सेबेस्टियन वडक्केल ने किया। जुलूस में सांता की ड्रेस पहने बच्चों ने प्रभु यीशु के जन्म पर खुशियां जाहिर करते हुए नृत्य किया। समाज के महिला पुरुषों ने सर पर सांता की टोपी लगाई हुई थी। बग्गी में सवार प्रभु यीशु को गोद में लेकर माता मरियम और यीशु के पिता यूसुफ शामिल हुए। बिशप सेबेस्टियन वडक्केल ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया का उद्धार किया है और पापियों को पापों से माफी दी है। एकता के साथ इस रैली में समाजजन शामिल होते हैं। इस खुशी में यह क्रिसमस कैरोल निकाला जाता है। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनेगा। 25 दिसंबर को आम जनता के लिए चर्च दिन भर खुला रहेगा। शाम को ईसाई समाज के युवक युवती और बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। देवास रोड स्थित चर्च के पल्ली पुरोहित फादर केसिंजर ने बताया कि दिसंबर माह की शुरुआत के साथ ही ईसाई समाज में क्रिसमस पर्व को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार सुबह पवित्र बलिदान कैथोलिक चर्च और मसीही चर्च में हुआ। इसके बाद देवास रोड स्थित दोनों चर्चों में सुबह कैरोल गीत गाते हुए संयुक्त रूप से चल समारोह निकाला गया। इस जुलूस में ईसाई समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। ये जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें लोगों ने क्रिसमस के अवसर पर अपनी खुशी का, उत्साह का इजहार किया।
देखिए, हमारे प्रभु ईसा मसीह जो हमारे मुक्तिदाता और प्रभु ईश्वर है, वो ईश्वर का जन्मोत्सव धूमधाम से हम मना रहे हैं। आज 22 तारीख को सिटी करोल है। मतलब है हमारे क्रिश्चियन समाज के जितने भी लोग हैं, मसीह मंदिर चर्च के लोग भी हमारे साथ शामिल होकर अच्छे से कलरफुल जैसे सिटी करोल संपन्न हो रहा है। जैसे 22 और 24 रात को 11:30 बजे हमारे पूजनीय बिशप साहब जी के द्वारा विशेष प्रार्थनाएं होगी। हमारे ईसा मसीह के जन्म की प्रार्थनाएं शुरू होंगी और पवित्र बलिदान भी संपन्न होंगी। और 25 तारीख को जैसे शाम को 5:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे कैथेड्रल चर्च के बगल में जो मंच है वहाँ संपन्न होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ 1000 लोगों को जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और बाल ईसा मसीह को मिलने के लिए, उनका दर्शन के लिए आ जाएंगे। आज क्रिसमस के विशेष पर्व को देखते हुए जो उज्जैन कैथेड्रल चर्च से प्रभु मसीह का जन्म का संदेश शहरवासियों को, देशवासियों को देने के लिए हमारे धर्म बहनें, फादरगण, हमारे परम पूजनीय बिशप स्वामी जी पूरे शहर को बधाई देने के लिए, संदेश देने के लिए, मसीह का जन्म का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आज जो जुलूस निकला है, उसी के स्वागत सत्कार में प्रभु मसीह का जो वंदन किया है हम निर्मला परिवार की ओर से, उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ हम लोग सब एकत्रित हुए हैं ताकि जन जन तक मसीह का प्रेम पहुँचे और उनका संदेश जन्म का हर एक मेंबर तक जाए। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहबजादों एवं माता गुजरी को देश और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। शहीदी पर्व पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन गुरुद्वारा साहिब माता गुजरी में किया गया। इस अवसर पर अरदास की गई और लंगर का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा अध्यक्ष दलजीत सिंह अरोड़ा एवं ज्ञानी चरण सिंह गिल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम सभापति कलावती यादव उपस्थित हुई, जिन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सरोपा डालकर उनका स्वागत किया गया। माता गुजरी जैसी अमर शहीद दुनिया भर के इतिहास में कहीं भी नजर नहीं आती है, जो अपना सारा खानदान यानी पति, पुत्र, पौते, भाई और नाती देश धर्म के लिए कुर्बान कर दे। समाज के प्रमुख पदाधिकारी सरदार रणजीत सिंह मोंगा ने कहा कि इतिहास में अद्वितीय है माता गुजरी, जिन्होंने अपने पति श्री तेग बहादुर जी को धर्म रक्षा के लिए हिम्मत एवं दिलेरी के साथ कश्मीर के पंडितों की पुकार सुन धर्म रक्षा के लिए शहीदी देने के लिए भेजने की हिम्मत दिखाई। वो विश्व इतिहास में अद्वितीय है, जब रणभूमि में शहीदी के लिए भेजा था। सिख बलिदानों का इतिहास जीवन के दुर्लभ पावन उत्सवों का इतिहास है। जहां शीश देने का अवसर मिला तो अपने पुण्य का फल और जीवन को जीत लेने का पल माना जाता है। अपने शीश ऐसे वार दिए जैसे वे इसीलिए बने थे। इस मौके पर समाज के प्रमुख पदाधिकारी सरदार रणजीत सिंह मोंगा, अवतार सिंह अरोड़ा, सुरजीत सिंह सचदेवा, अवतार सिंह जुनेजा, सरदार गोविंद सिंह गिल, जोगेंद्र सिंह अरोड़ा आदि समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जरूर सुनावांगा क्योंकि तैयारी करके कोई चीज सुनाई वाला काम वखरा ते वो किसी फिल्म दे विच गाया होया ते चलो ये भी इतिहास ही है, गल्लां ही ने, कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन ये उसी बाणी नहीं कर सकता। वाहिगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। आज बहुत ही इतिहासक दिन है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वड्डे साहिबजादे जिनका आज शहीदी दिहाड़ा गुरुद्वारा माता गुजरी साहिब जी गीता कॉलोनी में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह से उज्जैन की सिख संगत बड़े प्रेम सद्भाव से हर साल की तरह लगातार यह 53वां शहीदी समागम आज आयोजित हो रहा है। बड़े प्रेम श्रद्धा से सारी संगत उनकी शहादत को नतमस्तक हो रही है और उनकी इस लाशानी शहादत को सिख समाज कभी भी भुला नहीं सकता है। उन्होंने देश कौम की रक्षा के लिए जंग लड़ते हुए शहीदी को प्राप्त किया और जो संदेश हमें दिया है मानवता की रक्षा के लिए, उसका हम सभी को पालन करना चाहिए। उनको कोट कोट नमन प्रणाम है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज यहाँ गुरुद्वारा माता गुजरी गीता कॉलोनी उज्जैन में
उन शहीदों के याद में कार्यक्रम किया गया जा रहा है, जिनको जिंदा दीवार में चुन दिया था और ठंडे बुर्ज में माता गुजरी कौर का शहीद हुए थे। ऐसे गुरुपुत्र और गुरु माता का शहीदी पर्व गुरुद्वारा माता गुजरी गुरुद्वारा मनाया जा रहा है। और यहाँ पर पूरे उज्जैन और गीता कॉलोनी के सर्व साथ संगत सभी धर्मों के संगत यहाँ आकर नतमस्तक हो रही है और सभी के सहयोग से कार्यक्रम होता है और हमेशा हर वर्ष कार्यक्रम यहाँ किया जाता है। और विशेष तौर पर यहाँ हमारे वार्ड की जो पार्षद है, निगम अध्यक्ष बहन कलावती जी यादव, जो कि मुख्यमंत्री जी की बहन भी है, वो इस गुरुद्वारे की सुरक्षा के यहाँ पूरे और हमेशा सहयोग करते रहते हैं और हमेशा अभी गुरुद्वारे में भी बैठ के कीर्तन सुन रहे हैं। ऐसी बहन के लिए भी हम और दुआ करेंगे कि उनको तो चढ़ती कला बख्शिश हो। यहाँ उज्जैन की सभी संगत की ओर से मैं सबका अभिनंदन करता जाता हूँ। और ये शहीदी पर्व मनाया जा रहा है। इस शहीदी पर्व पर एक विशेष तौर पर गुरु महाराज का हुक्म था कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार मुआ तक की आवाज़ जीवत कई हजार। ये हजारों की संख्या में यहाँ सिख संगत है, सभी इस सनातन के धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। उनको नमन कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगठन में अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से निभाने और अपना तन मन धन अर्पण कर ही संगठन को आगे बढ़ाया जा सकता है। संगठन में श्रद्धा, सबूरी और परस्पर विश्वास रखकर ही मिलकर चला जा सकता है। धारा या प्रवाह के विपरीत चलने वाले इतिहास नहीं बनाते। ये विचार नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफिसर्स की राष्ट्रीय समिति की 2 दिनी बैठक के क्षेत्रीय समिति के अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय राजनेता और नॉइनो के संरक्षक सुनील देवधर ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। विशेष अतिथि प्रकाश चित्रोड़ा ने कहा कि संगठन राष्ट्रीय संस्कारों से उत्प्रोत है और सिद्धांतों और विचारों पर अडिग रहने वाला संगठन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अभिकर्ताओं की समस्याओं को हल करने में भी नॉइनो सहयोग करेगा। नॉइनो के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश कामत ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि सबको मिलकर अपने संगठन के बारे में न केवल सोचना होगा बल्कि आगे बढ़कर सहयोग भी करना होगा। अपनी जगह पर यदि हम डटे रहे तो सारे कार्य हो सकते हैं। नॉइनो के राष्ट्रीय महासचिव वाई.एन. मूर्ति ने कहा कि आज प्रथम श्रेणी अधिकारियों की स्थिति बेहतर हुई है और संगठनात्मक गतिविधियों में सम्मिलित होकर और बेहतर किया जा सकता है। स्वागत भाषण क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कुमार सिंह ने दिया। संगठनात्मक विवरण क्षेत्रीय महासचिव एस. विनोद सहित विभिन्न मंडलों के सचिव ने प्रस्तुत किया। अधिवेशन का शुभारंभ दीप आलोकन, श्रमिक गीत और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर माल्यार्पण कर अतिथियों ने किया। अतिथि स्वागत सर्वश्री एस. विनोद, विवेक वर्मा, सुभाष पाठक, शैलेश लेले, गजानन भगत, ओपी डागर, एम.एस. ठाकुर, आशुतोष ओढ़ेकर, माधुरी भागवत, नीता खंडेलवाल आदि ने किया। अधिवेशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मेश हरडीगर, नीता प्रभावलकर, सरोज कोरोड़कर, श्रीकांत ठोंबरे, अजय कुरूप, एस.आर. नेमा, विवेक शर्मा, एस. विनोद, राजेश दुबे, यशवंत सोलंकी, राहुल भटनागर, मनोज सोनी, परशुराम मिश्र, राजेश दांगी सहित मध्य क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संचालन विवेक वर्मा और आभार राकेश शुक्ल ने व्यक्त किया। और जो कार्रवाई हम करते हैं, चाहे वो शाखा स्तर पर की जाए या मंडल स्तर पर की जाए, तो उसमें भी नहीं। अब ये प्रति सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने कॉन्फ्रेंस का। We are having the aim of giving a good working atmosphere for class officers. 77 को एजेंसी ली थी और मैं 75-76 से एजेंसी के लिए प्रयास करते हुए सारे जितने डेवलपमेंट ऑफिसर थे उनके चक्कर काटता था, कोई मुझे एजेंसी नहीं देता। और आखिरकार मुझे LIC ऑफिस जाके काउंटर पे मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे बताओ एजेंसी कौन देता है, कैसे देता है। तो मैं टुकड़ा जी बैठे थे, उनने उठा करके मुझे दिया, बोले पीछे खड़े शाह साहब। अब शाह साहब से एजेंसी ले ली और शाह साहब भी अपनी विचारधारा की थी, पर हमने होमवर्क क्या है शुरू में कम निकाले थे 10 साल। महाकाल की नगरी उज्जैन में अखिल भारतीय कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया है 21-22 दिसंबर को। इसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं श्री सुनील देवधर जी मुख्य अतिथि होंगे, जो हमारे संरक्षक भी हैं। नॉइनो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस ऑफिसर्स जो यूनियन है, LIC के ऑफिसर्स की बेहतरी के लिए उनके कार्यस्थल में क्या क्या
और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए और LIC को राष्ट्र हित में कैसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि LIC का ये योगदान है राष्ट्र के उसमें बढ़ोतरी में, उसमें बढ़ाया जाए। इस अवसर पर श्री प्रकाश चौड़ा जी मुख्य अतिथि थे कि जोनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ही हमारे साथ अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने MDRT रहे हैं LIC के वो, और कैसे LIC को आगे बढ़ाना है उन्होंने भी हमें अपने अनुभव शेयर किए ताकि हम उस अनुभव का लाभ ले सकें। आपका नाम पर? मैं S विनोद, क्षेत्रीय सचिव नौइनो मध्य क्षेत्र। नौइनो का जो अखिल भारतीय संगठन है उसके 2 दिन की वर्किंग कमेटी की बैठक यहाँ होटल आश्रय में हो रही है। 21 और 22 दिसंबर की ये 2 दिन की बैठक रहेगी। इसमें पहले दिन जो हमारी मध्य क्षेत्रीय समिति है उसका सम्मेलन भी हो रहा है, और इसमें 7 मंडल के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, सतना, जबलपुर के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि इस बैठक के शुभारंभ में नौइनो के जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं श्री गणेश कामत जी वो यहाँ पधारे हैं। हमारे जो अखिल भारतीय महासचिव हैं श्री वायन मूर्ति जी वो यहाँ पधारे हैं। हमारे मध्य क्षेत्र के जो सचिव हैं महासचिव श्री S विनोद जी वो यहाँ पधारे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री विवेक वर्मा जी हैं। हमारे जो ट्रेजरर हैं वो ठुमरे जी हैं वो यहाँ पधारे हैं। तो पूरे मतलब देश भर से करीब 100 से अधिक पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। और ये 2 दिन जो सम्मेलन होगा इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम में आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं बीमा को लेकर के उस पर चर्चा होगी, और जो अधिकारी हैं उनकी बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है इस पर 2 दिन चर्चा होगी। सर, आजकल बहुत सारी और भी संस्थाएं हो गई जैसे जो बीमा वगैरह करती है, तो किस प्रकार से भी आजकल भारतीय बीमा को सामना करना पड़ता है उनको कठिनाइयों को? देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो 1956 से कार्यरत है और आज भी देश की अग्रणी संस्था है। और जहाँ तक भारतीय जीवन बीमा निगम का सवाल है, जनता में इसका अपार विश्वास है, और हमारा जो आज भी मार्केट शेयर है वो बाकी कंपनियों से बहुत बेहतर है। आपका नाम? मैं डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, नौइनो का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ।